हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मुकेश शर्मा। आज हम बात करते हैं हेरोड मॉडल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको मॉडल समझा देता हूं और आप इसके बाद इसे बुक से रीड आउट करिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से करने के बाद आपको मॉडल बुक से नहीं करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक सिंपल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ आपको। आगे आप इसकी डिटेल है वो बुक में पढ़ लीजिएगा, थोड़ी गाइडलाइन आप इसको समझिएगा। तो हेरोड मॉडल है वो जो केन्जियन मॉडल है उसी का विस्तार है। केन्जियन मॉडल आपने जरूर पढ़ा होगा और उसी का विस्तार है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हेरोड मॉडल है वो स्टडी ग्रोथ रेट है उससे रिलेटेड है। दो मॉडल आपके पास ये आते हैं, हेरोड का मॉडल आता है, डॉमर का मॉडल आता है। और दोनों ही मॉडल है वो स्टडी ग्रोथ रेट है उसको मानते हैं और इन्वेस्टमेंट है उसका रोल मानते हैं। इन्वेस्टमेंट है उसके ड्यूल रोल माना गया, आप ये ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट है उसका ड्यूल रोल है, डबल रोल है, दो रोल है। एक तरफ तो सप्लाई है उसको इंक्रीज करता है और दूसरी तरफ है वो डिमांड को इंक्रीज करता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेंगे आप और इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करने से सप्लाई इंक्रीज होती है, तो एक साइड तो सप्लाई साइड हो जाती है। दूसरा आप इस बात को जानते हैं कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड वो इंक्रीज होती है। तो दोनों रोल प्ले करता है ये। और मेनली हेरोड मॉडल आपको ये बताएगा कि स्टडी ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए किस रेट पर इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। तीन ग्रोथ रेट को लेकर चलता है ये, तीन ग्रोथ रेट को। एक जी, जी डब्ल्यू और जी एन। जी है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जी डब्ल्यू है वो वारंटेड ग्रोथ रेट है और जी एन है वो नेचुरल ग्रोथ रेट है। तीन ग्रोथ रेट को मान के चलता है। देखिए इन तीनों ग्रोथ रेट के बारे में। पहली एक्चुअल ग्रोथ रेट है जो रियल में इकोनॉमी में होती है। ये ऐसी ग्रोथ रेट है जो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है और इस रेट पर ऑलवेज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ये हम मान के चलते हैं, हेरोड ने इसको माना है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, जी सी इज इक्वल टू एस। जी का मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट, सी आउटपुट कैपिटल रेशियो और एस है वो सेविंग प्रोपेंसिटी है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं, जी है वो ग्रोथ रेट, आप उसको चेंज इन वाई अपॉन वाई लिख सकते हैं और सी है वो चेंज इन के अपॉन चेंज इन वाई आप इसको लिख सकते हैं। एंड यू नो दैट चेंज इन के जो कैपिटल स्टॉक है उसमें चेंज है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, तो सी को आप लिख सकते हैं आई अपॉन चेंज इन वाई। और एस है वो है सेविंग प्रोपेंसिटी, एस अपॉन वाई। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें सभी की, तो जी है आपके पास, जी में वैल्यू पुट करेंगे आप, देखिएगा जी की जगह आप रखिएगा चेंज इन वाई अपॉन वाई और सी की जगह रखिएगा आई अपॉन चेंज इन वाई और एस की जगह एस अपॉन वाई। तो चेंज इन वाई से चेंज इन वाई कट और आई अपॉन वाई ये इन्वेस्टमेंट प्रोपेंसिटी और ये सेविंग प्रोपेंसिटी। इट मींस इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल होते हैं इस रेट पर। ये पहली ग्रोथ रेट हेरोड ने मानी है कि ये होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। दूसरी ग्रोथ रेट है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड, इस वर्ड का मतलब समझिए। वारंटेड का मतलब, वारंटेड का मतलब होता है चाहना किस चीज को, इच्छा करना, उसकी इच्छित ग्रोथ, इच्छित वृद्धि दर इसको कहा गया है। ऐसी ग्रोथ रेट है जिसको एंटरप्रेन्योर चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर जिसको अचीव करना चाहते हैं वो जी डब्ल्यू है। और अगर एक बार अचीव हो जाए तो इस रेट को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो जी डब्ल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू एस, ये हेरोड ने इसको माना है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस अपॉन सी आर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वारंटेड ग्रोथ रेट किसके इक्वल होती है। तो आप इसको कह सकते हैं ये सेविंग प्रोपेंसिटी अपॉन आउटपुट कैपिटल रेशियो इसके इक्वल होती है। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। आप इसमें पिछले जो हमने जी में वैल्यू पुट करी थी उसकी तरह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जी डब्ल्यू का मतलब वो रेट जिसको एंटरप्रेन्योर चाहते हैं, जिस रेट को अचीव करना चाहते हैं वो जी डब्ल्यू होती है। और अगर ये इनको मिल जाए तो कंटिन्यू इस पर बने रहना चाहते हैं या इससे ऊपर ही चाहते हैं, इससे नीचे वो नहीं आना चाहेंगे। तीसरी ग्रोथ रेट है वो नेचुरल ग्रोथ रेट है, जी एन, नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो पीछे हमने किया है पिछली स्लाइड में वही फॉर्मूला इसका बनता है, जी डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू एस था, तो यहाँ जी एन सी आर इज इक्वल टू एस है। दो चीजों से ये रेट डायरेक्टली रिलेटेड है, एक तो एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्फ्लेशन।
अगर मैं इस रेट को सिंपल वर्ड्स में बताऊं जीएन का, और सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जितने फैक्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको काम मिल जाए, लेकिन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना आए। तो लेबर पावर से रिलेट कर सकते हैं आप इसको, और फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट की फैक्टर्स है उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। इट मे बी इज इक्वल टू एस, और जी एन सी आर इज मे बी नॉट इक्वल टू एस। ये सी आर जो लिया गया, पिछले में भी सी आर था, आज में भी सी आर है, ये रिक्वायर्ड आउटपुट कैपिटल रेशियो होता है, तो मे बी इक्वल टू एस और मे नॉट बी इक्वल टू एस। अब हेरोड ने कहा है कि इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां पर तीनों ग्रोथ रेट इक्वल होती है, जी, जी डब्ल्यू और जी एन। अगर ये तीनों ग्रोथ रेट इक्वल है तो इकोनॉमी बूम में जाती है, अब अपवर्ड ये चली जाती है। ये ऐसा तभी होता है, यहाँ अगर आप इसको देखते हैं टाइम एंड जी आर, तो ये ग्रोथ रेट है उसका कर्व होता है। ऐसा तभी होगा जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेरोड ने खुद ही इसको एक नाम दिया है, दैट इज नाइफ एज इक्विलिब्रियम, चाकू धार संतुलन। जैसे चाकू की धार पर चलना मुश्किल काम होता है, वैसे ही यहाँ पर ये तीनों ग्रोथ रेट है वो इक्वल करना मुश्किल काम होता है, खास करके अंडर डेवलप जो जितनी कंट्रीज है, यूडीसीज है, एलडीसीज है, जितनी, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है ये। डेवलप्ड कंट्री है वो ऐसा कर सकती है कि इन तीनों को शायद कुछ टाइम के लिए इक्वल ले आए, लेकिन कंटिन्यू इस पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो इनमें डाइवर्जेंस आते ही आते हैं, तो आप इस डाइवर्जेंस को समझिएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से बहुत अच्छे से इस चीज को नोट करिएगा। वैसे तो आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत डिटेल में आप इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मैं अगर इसको किसी एक ट्रिक से आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जी है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जी डब्ल्यू है वो वांटेड ग्रोथ रेट है। ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है जो इकोनॉमी में होती है, अगर ये जितनी ज्यादा होगी लोग उतनी डिमांड ज्यादा करते हैं। और जी डब्ल्यू वांटेड ग्रोथ रेट है, ये जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा और सप्लाई है उतनी ज्यादा होगी। तो आप इसको याद रखने के लिए कि अगर जी और जी डब्ल्यू में डाइवर्जेंस आता है तो इफेक्ट क्या पड़ता है, आप इनको डिमांड सप्लाई की टर्म से याद रख सकते हैं। जैसे इफ जी इज ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, इकोनॉमी में जो चल रही है वो बहुत ज्यादा है लेकिन जी डब्ल्यू है वो कम है, ऐसा ऐसा अगर होता है, इसका मतलब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन वो एंटरप्रेन्योर वो सप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको तो जो उन्होंने चाहा था वो मिला ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन्फ्लेशन यही क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ पे। अगर जी डब्ल्यू है वो ज्यादा है, जी कम है, इसका मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इकोनॉमी में डिमांड उतनी नहीं हो पाती है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उनको स्टॉक करना पड़ेगा, स्टॉक करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर वो उसी स्टॉक को निकालेंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन है वो पहले से कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट कम है तो फिर आगे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। ऐसा इसमें देखा जा सकता है। और जी डब्ल्यू है, और एक पिछली स्लाइड में एक चीज और याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और साथ में वो जब नहीं लगाएंगे लोगों को काम पर, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इकोनॉमी है वो रिसेशन से होकर डिप्रेशन की तरफ मुड़ जाए, और दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति भी पॉसिबल है अगर नहीं भी काम, क्योंकि हर चीज है उसका बेस डिमांड होती है, डिमांड नहीं हुई तो दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति भी उसमें बन सकती है। जी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी एन। आप इसको डायरेक्टली सप्लाई से रिलेटेड कर रहे हैं, इसको आप डायरेक्टली वो फैक्टर से रिलेटेड कर दीजिए, लेबर फोर्स से कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर इनको इनकी ग्रोथ रेट मिल रही है तो ये बहुत ज्यादा मिल रही है, लेकिन नेचुरल ग्रोथ रेट कम है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है, और इकोनॉमी में फैक्टर से रिसोर्सेज उनका यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करेंगे तो और ज्यादा फैक्टर्स को काम पर लगाएंगे, लेकिन ये ग्रोथ रेट नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ से लेबर फोर्स तो आएगी नहीं, यहाँ से फैक्टर्स तो आएंगे नहीं। जब यहाँ से फैक्टर्स नहीं आएंगे तो इनकी मशीनें हैं वो बेकार पड़ी रहेंगी, और जब इनकी मशीनें बेकार पड़ी रहेंगी तो इन पर काम नहीं होगा, और प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, इकोनॉमी अगेन दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति में जाने के चांसेस उसके बन सकते हैं। इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, पिछली स्लाइड है उसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं। अगर उसका अपोजिट करें तो जी डब्ल्यू है वो कम है, जी एन अगर ज्यादा है तो लेबर फोर्स ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पर लोग है वो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी सिचुएशन वो फेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज्यादा नहीं की जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा।
और आप इसको जी और जी एन है इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। जी इज ग्रेटर देन जी एन और जी इज लेस देन जी एन, इनको भी आप आपस में रिलेट कर सकते हैं कि जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड हो तब क्या होता है ज्यादा, और लेबर फोर्स अगर ज्यादा है, फैक्टर्स ज्यादा है, तब क्या हो सकता है। तो ये मैंने आपको हेरोड का सिंपल एक्सप्लेनेशन बताई है, आप इसको कर सकते हैं। और इसमें मेनली आप याद रखिएगा कीवर्ड्स है वो जी, जी डब्ल्यू और जी एन है मेन, ये इसके कीवर्ड्स रहते हैं। और आउटपुट कैपिटल रेशियो है उसको इसने माना है उस, और सेविंग प्रोपेंसिटी है वो इसमें एक कीवर्ड्स में रहती है, सेविंग प्रोपेंसिटी है वो। स्टडी ग्रोथ रेट है उस पर डिपेंड है, स्टडी ग्रोथ रेट अचीव करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट है उसका ड्यूल रोल है, वो बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट है वो डबल रोल प्ले करता है, डिमांड साइड में भी और सप्लाई साइड में भी, दोनों साइड इन्वेस्टमेंट है वो अपना रोल प्ले करता है। तो आप इस मॉडल की डिटेल है वो किसी भी बुक से जाके पढ़ सकते हैं। अब आपको हिंट मैंने दे दिया, थोड़ी सी गाइडेंस मैंने दे दी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मॉडल है, आप लेखी की बुक से पढ़ सकते हैं, आप जिमिन की बुक से पढ़ सकते हैं, और जहां भी आपको मिले आप ये मॉडल पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।